दोस्तों, साल 2018 में उड़ीसा के बोलांगीर जिले के अंतर्गत आने वाले पाटनगढ़ इलाके में एक साहू फैमिली रहती थी, जिसके घर के मुखिया वीरेंद्र कुमार साहू के अलावा उनकी पत्नी सीमा साहू, उनके दो बच्चे और उनकी बूढ़ी माँ कशिश मण साहू भी रहा करती थी। जहां वीरेंद्र कुमार साहू पाटनगढ़ में स्थित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में प्रिंसिपल थे, तो वहीं उनकी पत्नी सीमा साहू ज्योति विकास कॉलेज की प्रोफेसर थी। उनका बेटा विपिन शेखर भी बेंगलुरु के एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जबकि उनकी बेटी कजाकिस्तान में पढ़ाई कर रही थी। लेकिन उस समय अपने भाई की शादी अटेंड करने के लिए वह भी घर आ गई थी और करीब 20 फरवरी सन 2018 को बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी करने वाले विपिन शेखर की शादी सोनपुर इलाके की रहने वाली रानी से हो गई। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था उनकी जिंदगी में, लेकिन फिर शादी के लगभग 5 से 7 दिन बाद यानी कि 23 फरवरी 2018 को शेखर की बहन, जो कि कजाकिस्तान से शादी में शामिल होने के लिए आई थी, वह वापस कजाकिस्तान जा रही थी। तो उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए उसके पिता वीरेंद्र कुमार भी दिल्ली एयरपोर्ट तक उसके साथ गए थे। इधर उनकी पत्नी सीमा साहू भी कॉलेज में अपनी ड्यूटी पर चली गई थी। यानी अब घर पर विपिन शेखर, उनकी पत्नी रानी और दादी, वह 3 लोग थे। 2 बजे के आसपास का समय रहा होगा। शेखर साहू और उनकी पत्नी रानी रसोई में कुछ बातें कर रहे थे। वह खाने को लेकर आलू का पराठा बनाने की योजना बना रहे थे। लेकिन तभी अचानक से विपिन को उनके गेट की कुंडी बजने की आवाज सुनाई देती है। उसने जाकर देखा तो गेट पर एक डिलीवरी बॉय खड़ा हुआ था। उसके हाथ में विपिन के नाम का एक पार्सल था। बॉक्स के ऊपर एक घिसे हुए स्टिकर पर लिखा था कि इसे राम कृपाल सिन्हा ने रायपुर यानी कि उड़ीसा से करीब 200 से 250 किलोमीटर दूर से भेजा गया था। उस पार्सल को नीले कागज में कवर किया गया था, जिसमें से सफेद धागा निकला हुआ था। उसी समय पीछे से उनकी 80 वर्षीय दादी कशिश मण साहू भी पार्सल देखने के लिए आ गई थी। विपिन शेखर ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे तो यह शादी का गिफ्ट लगता है, लेकिन मुझे नहीं पता इसे भेजने वाला कौन है, क्योंकि मैं तो रायपुर में किसी को भी नहीं जानता हूँ। बातें करते हुए विपिन शेखर उस पार्सल को भी खोल रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस धागे को खींचा तो रसोई में एक बहुत तेजी के साथ जोरदार धमाका हुआ। वहां पर बिजली तो कट गई और धमाका इतना जोरदार था कि वह तीनों इधर उधर बिखर गए। उनके शरीर से तेजी से खून बहने लगा। उस धमाके से छत का प्लास्टर फट गया और वाटर प्यूरिफायर भी टूटकर बिखर गया। खिड़की भी कई टुकड़ों में टूटकर दूर जा गिरी। वह तीनों दर्द से तड़पने लगे। वहीं उनके जिस्मों से निकलने वाला खून पूरे फर्श पर फैल गया। दादी कशिश मण साहू आग की लपेटों में गिर गई थी। विपिन शेखर ने बेहोश होने के पहले कहारते हुए कहा कि मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगा। यह वह आखिरी शब्द थे जो रानी ने अपने पति को बोलते हुए सुना था। आग का लपेटा रानी के चेहरे और बाह को भी जला दिया था। उसके फेफड़ों में भी धुआं भर गया था। वह सांस लेने के लिए छटपटाने लगी, क्योंकि मलबा रानी की आंखों में भर गया था, जिससे उसकी नजर धुंधली होती जा रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी रानी ने हिम्मत नहीं हारी। वह रेंग रेंग कर बेडरूम तक पहुंचने में कामयाब हो गई। इसके बाद उसने ज्योति विकास कॉलोनी में प्रोफेसर पद पर तैनात अपनी सास को कॉल लगाने के लिए फोन उठाया, लेकिन कॉल करने से पहले ही वह बेहोश हो गई। इधर उनके पड़ोसी एक दूसरे से यह पूछते हुए दौड़ते चले आ रहे थे कि शायद उनके घर में गैस सिलेंडर फट गया होगा, मगर वहां का दृश्य देखकर पड़ोसियों को भी हालत खराब हो गई। इसके बाद पड़ोसियों ने तुरंत एम्बुलेंस नंबर पर फोन किया। परेशान हाल में पड़ोसियों ने आनन फानन में उन तीनों घायलों को उठाकर बाहर खड़ी एम्बुलेंस में पहुंचाया, लेकिन विपिन शेखर और दादी कशिश मण साहू की हॉस्पिटल ले जाने के दौरान ही मृत्यु हो गई। असल में वह दोनों 90% जल गए थे, लेकिन रानी करीब 30% ही जली थी, इसलिए उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। वहां के डॉक्टरों ने उसका बचाव शुरू कर दिया, इलाज शुरू कर दिया, लेकिन उसकी हालत भी गंभीर बनी हुई थी। परिवार के सभी लोग प्रार्थना कर रहे थे। इधर सूचना मिलते ही पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई थी। पुलिस ने जांच में पाया कि यह घटना गैस सिलेंडर विस्फोट के कारण नहीं हुआ है, इसलिए पुलिस ने बम स्क्वाड को भी घटना स्थल पर बुला लिया था। लेकिन जैसे ही बम स्क्वाड की टीम रसोई घर में इंटर की
तो वह लोग तुरंत ही समझ गए कि यह बम विस्फोट था, क्योंकि उन्होंने रसोई से बारूद का गंध महसूस की थी और पुलिस को भी अब यकीन हो गया था कि यह बम विस्फोट ही है। लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उस घर में बम कैसे आया था। और जो 3 लोग इस बारे में जानते थे या कुछ बता सकते थे, उनमें से 2 लोगों की यानी कि विपिन शेखर और उसकी दादी यानी कि कशिश मण की मौत हो चुकी थी, जबकि रानी भी अभी बात करने की स्थिति में नहीं थी। इसलिए पुलिस रानी की हालत के बेहतर होने का इंतजार करती है, क्योंकि पुलिस के पास इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। फिर एक सप्ताह बाद यानी कि 10 मार्च 2018 को रानी की हालत में कुछ सुधार होने के बाद उससे थोड़ी पूछताछ की जाती है। रानी ने पुलिस को उस समय केवल इतना ही बताया कि 23 फरवरी को दोपहर 2 बजे के आसपास का समय रहा होगा। उनके घर पर स्काई किंग कोरियर सर्विस से एक पार्सल आया था। इस बात का पता चलते ही पुलिस बिना समय गवाए तुरंत स्काई किंग कोरियर ऑफिस पर पहुंच जाती है और उस व्यक्ति के बारे में पता लगाती है जिसने वह पार्सल डिलीवर किया था। साथ ही यह भी पता लगाने की कोशिश की जाती है कि वह पार्सल किसने भेजा था। जांच के दौरान पता चलता है कि वह पार्सल किसी राम कृपाल सिन्हा नाम के एक व्यक्ति ने रायपुर से भेजा था। लेकिन जब पुलिस छानबीन करती है तो पता चलता है कि वह नाम और एड्रेस दोनों ही फर्जी हैं और यहीं पर पुलिस से एक छोटी सी गलती हो जाती है। दरअसल पुलिस ने सोशल मीडिया को इस केस की जानकारी देते समय गलती से पार्सल भेजने वाले का नाम राम कृपाल सिन्हा के बजाय RK शर्मा बता दिया था। लेकिन पुलिस की यह गलती भी आगे चलकर इस केस को सॉल्व करने में बहुत बड़ा सुराग बन जाता है। अब क्योंकि यह नाम कातिल का था, इसलिए यह गलत नाम मीडिया के जरिए आग की तरह पूरे उड़ीसा में फैल गया और पुलिस ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया था। पुलिस इसी तरह से जांच करती रही और जब उस स्काई की कोरियर ब्रांच का CCTV फुटेज चेक करने की कोशिश की गई तो पता चला वहां पर कोई CCTV कैमरा ही नहीं है। इसके बाद पुलिस ने शेखर साहू के दोस्तों और परिवार वालों से भी पूछताछ की। पुलिस ने शेखर के माता पिता से पूछताछ की कि क्या उन्हें किसी पर शक है या फिर उनकी किसी से कोई रंजिश हो। इस पर शेखर की मां ने बताया कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही हमें किसी पर शक है। लेकिन फिर सीमा ने कहा कि जिस कॉलेज में मेरी ड्यूटी लगी हुई है वहां पर एक अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं जिसका नाम पूजीलाल मेहर है, उसके साथ मेरी कुछ कहा सुनी हुई थी। दरअसल पूजीलाल मेहर काफी समय से उस कॉलेज का प्रिंसिपल था, लेकिन इस घटना से लगभग 5 महीने पहले ही उसे हटाकर शेखर साहू की मां सीमा साहू को प्रोफेसर यानी कि प्रिंसिपल बना दिया गया था। सीमा साहू का कहना था कि हमारी किसी से ऐसी कोई रंजिश तो नहीं है कि कोई हमें बम से मार डाले। सीमा साहू की नज़र में तो पूजीलाल मेहर से ही हुई कहा सुनी एक छोटी सी बात हो सकती थी, लेकिन पुलिस के लिए एक छोटी सी बात नहीं थी। इसलिए उन्होंने पूजीलाल से पूछताछ करने का फैसला किया, लेकिन उससे पूछताछ करने पर पुलिस को कुछ खास नहीं मिला, जिसकी वजह से पूजीलाल मेहर को छोड़ दिया गया। इसके बाद पुलिस को पता चला कि इस घटना के कुछ महीने पहले जब शेखर रानी से फोन पर बातचीत कर रहा था, तभी शेखर के फोन पर एक कॉल आई थी। शेखर ने रानी को होल्ड करके कॉल उठाया तो दूसरी ओर से किसी अनजान व्यक्ति ने धमकी देते हुए कहा था कि तुम्हें रानी से शादी नहीं करनी चाहिए और अगर तुमने उससे शादी की तो यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसके बाद फोन कट गया था। शेखर साहू ने यह बात अपनी पत्नी रानी को बताई थी, मगर रानी को भी नहीं पता था कि आखिर कॉल करने वाला व्यक्ति कौन हो सकता है। लेकिन फिर कभी उस व्यक्ति ने दोबारा फोन नहीं किया, इसलिए वह दोनों भी धीरे धीरे इस बात को भूल गए थे। क्योंकि पुलिस के लिए यह जानकारी काफी अहम थी, इसलिए पुलिस ने उस नंबर का पता लगाया और फोन करने वाले व्यक्ति को भी ढूंढ निकाला। पूछताछ के दौरान पता चलता है कि वह व्यक्ति रानी से एक तरफा प्यार करता था। उसने बताया कि मैंने ही शेखर को फोन पर धमकी दी थी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वह रानी से शादी करे, लेकिन मुझे बम विस्फोट की योजना बनाने और किसी को कत्ल करने की हिम्मत नहीं है और ना ही मैंने ऐसा कुछ किया है। लेकिन पुलिस को उसकी इन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है, लेकिन वह बार बार यही बात कहता रहता है कि मैं बेकसूर हूं। इसके बाद पुलिस ने उसका पॉलीग्राफ टेस्ट यानी कि लाइव डिटेक्टर टेस्ट भी किया,
जिससे पता चलता है कि वह झूठ नहीं बोल रहा है, इसलिए पुलिस ने उसे भी रिहा कर दिया। इसी तरह करते करते इस वारदात को लगभग 3 से 4 सप्ताह बीत चुके थे। पुलिस ने शेखर के दोस्त, परिवार, पड़ोसी और स्काई किंग कोरियर के डिलीवरी बॉय स्टाफ के अलावा लगभग 100 से भी ज्यादा लोगों से पूछताछ की, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से इस मामले की जांच वहीं की वहीं थी, क्योंकि अब पुलिस पर भी जांच को लेकर सवाल उठने लगे थे। इसके बाद उड़ीसा सरकार ने इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी। जैसे ही यह केस क्राइम ब्रांच को सौंपा गया तो क्राइम ब्रांच ने सभी संदिग्धों की जांच फिर से शुरू कर दिया। चूंकि उस कोरियर ऑफिस के अंदर और बाहर कोई सीसीटीवी नहीं था, इसलिए क्राइम ब्रांच पुलिस ने उस इलाके में लगे लगभग 200 से 250 सीसीटीवी कैमरे को चेक किया, लेकिन फिर भी क्राइम ब्रांच पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन तभी अचानक 4 अप्रैल 2018 को बोलांगीर पुलिस को एक लेटर मिला, जिसमें लिखा था पार्सल राम कृपाल सिन्हा के नाम से भेजा गया था और R.K. शर्मा के नाम से रायपुर में 2 नहीं बल्कि 3 लोग इस प्रोजेक्ट में शामिल थे। इस विस्फोट का कारण विपिन शेखर का विश्वासघात है, जिसने जान और करोड़ों रुपए लिए हैं। उस लेटर में एक बहुत मुख्य लाइन लिखी थी कि प्लीज निर्दोष लोगों को संदेह में पकड़कर उनसे अनावश्यक सवाल पूछकर जांच के नाम पर लोगों को परेशान न करें। इस लेटर को पढ़ने के बाद बोलांगीर पुलिस तुरंत ही उस लेटर की एक कॉपी निकलवाकर क्राइम ब्रांच के चीफ अरुण भोत को भी भेज देती है। अरुण भोत भी उस लेटर को कई बार पढ़ते हैं और सोचते हैं कि जिसने भी इस लेटर को भेजा है उसने ही वह पार्सल भी भेजा होगा, क्योंकि यह तो किसी को भी पता नहीं था कि पुलिस ने पार्सल भेजने वाले का नाम गलती से राम कृपाल सिन्हा की जगह R.K. शर्मा बताया था। हालांकि लोग तो पुलिस द्वारा गलती से बताए गए नाम R.K. शर्मा को ही अपराधी समझ रहे थे। इसके बाद क्राइम ब्रांच पुलिस ने उस लेटर को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब में भेज दिया था, लेकिन वह लेटर करीब 250 किलोमीटर दूर से कई लोगों के हाथों से होता हुआ आया था, इसलिए फॉरेंसिक जांच में भी फिंगरप्रिंट के सही निशान नहीं मिल सके थे। लेकिन फिर पुलिस ने सोचा कि क्यों ना यह लेटर शेखर साहू के घर वालों को दिखाया जाए, हो सकता है वह लोग इस हैंडराइटिंग को पहचानते हो। इसके बाद लेटर शेखर के परिवार वालों को दिखाया जाता है। पहले तो शेखर के घर वालों ने कहा कि उन्हें तो इस हैंडराइटिंग पर किसी पर कोई शक नहीं है और उन्हें नहीं पता कि यह लेटर किसने भेजा होगा, लेकिन फिर अचानक से शेखर की मां सीमा साहू की नज़र उस लेटर पर एक जगह ठहर गई, जिसकी वजह से उन्होंने लेटर को कई बार पढ़ा। असल में उन्हें अब एक व्यक्ति पर शक होने लगा था। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि प्रिंसिपल पूजीलाल मेहर ही था। हालांकि पहले पुलिस ने उसके खिलाफ सबूत न मिलने के कारण उसे रिहा कर दिया था। शेखर की मां ने उसका नाम दोबारा इसलिए लिया क्योंकि उस लेटर में एक शब्द अंडरटेकिंग द प्रोजेक्ट लिखा हुआ था। शेखर की मां सीमा साहू का कहना था कि उन्होंने इस तरह की वर्ड अपने कॉलेज के प्रिंसिपल पूजीलाल मेहर को अक्सर बोलते हुए सुना है और देखा भी था, लेकिन यहाँ पर फर्क केवल इतना था कि वह बातचीत के दौरान कंप्लीट द प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करते थे, जबकि लेटर में अंडरटेकिंग द प्रोजेक्ट लिखा हुआ था। इन सब चीजों को देखते हुए पूजीलाल मेहर को फिर से अरेस्ट कर लिया जाता है और इस बार उससे कड़ाई से पूछताछ की जाती है। पूजीलाल मेहर पुलिस की सख्ती के आगे जल्दी ही टूट गया था और फिर उसने इस वारदात के पीछे की एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल साल 2019 में जब पूजीलाल मेहर ज्योति विकास कॉलेज का प्रिंसिपल बना था तो उस समय सीमा साहू उस कॉलेज में नहीं थी, लेकिन फिर 2018 में सीमा साहू का ट्रांसफर ज्योति विकास कॉलेज यानी कि पूजीलाल मेहर के कॉलेज में हो जाता है और तभी से वहां पर क्लेश होना शुरू हो गया था, क्योंकि सीमा साहू पूजीलाल मेहर से सीनियर थी, तो इसलिए अब उस कॉलेज की प्रिंसिपल सीमा साहू को ही होना चाहिए था। लेकिन पूजीलाल अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं था, जिसकी वजह से सीमा साहू और पूजीलाल मेहर में विवाद होने लगा था। लेकिन पूजीलाल यह तो समझ ही गया था कि आज नहीं तो कल उसे प्रिंसिपल की कुर्सी छोड़नी ही पड़ेगी और फिर होता भी यही है, क्योंकि साल 2018 में सीमा साहू को प्रिंसिपल बना दिया गया था, यानी कि पूजीलाल मेहर को ना चाहते हुए भी वह कुर्सी छोड़नी ही पड़ती है, जिसकी वजह से पूजीलाल मेहर के अंदर
बदले की भावना पैदा होने लगी थी। तभी से वह बदला लेने के बारे में सोचने लगा था और कुछ ऐसा तरीका ढूंढने लगा था जिससे उस पर किसी को कोई शक भी ना हो। वह हर वक्त यही सोचता रहता था कि इन सब की जिम्मेदार सीमा साहू हुई है। असल में नफरत और लालच ने उसे एक जानवर बना दिया था। वह प्रिंसिपल की कुर्सी के लिए इस हद तक पागल था कि उसने सीमा साहू के पूरे परिवार को ही खत्म करने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। प्रोफेसर पूजीलाल मेहर ने बोलांगीर पुलिस के सामने पूछताछ में स्वीकार किया कि पार्सल बम खुद उसी ने बनाया था। उसने बम बनाने का तरीका भी कई फिल्मों और वीडियो देखकर सीखा था। उसके लैपटॉप में भी पार्सल बम बनाने के 12 अलग अलग तरीके मिले थे। बम बनाने के लिए उसने कॉलेज के ही लैब में कुछ रसायन चुराए थे। इसके बाद उसने कॉलेज के नाम पर ही बाजार से कुछ विस्फोट में काम करने वाली सामग्री भी खरीदी और फिर पार्सल बम बनाने के बाद बचा हुआ विस्फोटक उसने जमीन में गाड़ दिया था। सब कुछ तैयार हो जाने के बाद वह पार्सल भेजने के लिए सही समय का इंतजार करने लगा। ठीक उसी समय शेखर की मां सीमा ने उसे शेखर की शादी का काट दिया और इस तरह आखिरकार उसे वह मौका मिल ही गया जिसकी वह काफी दिनों से इंतजार कर रहा था। उसने पार्सल को शादी के गिफ्ट के रूप में देने का प्लान बनाया। पूजीलाल मेहर ने तय किया कि इस पार्सल बम को वह रायपुर से खुद ही कोरियर करेगा। इसके बाद 15 फरवरी 2018 को भी वह हमेशा की तरह ही कॉलेज गया और क्लास ली। इसके बाद वह जल्दी जल्दी अपने घर पर आया क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि फोन की लोकेशन ट्रेस की जा सकती है, इसलिए उसने अपना फोन घर पर ही छोड़ दिया। इसके बाद पार्सल को लेकर वह रेलवे स्टेशन पर गया। उसने अपनी गाड़ी को वहीं पर पार्क किया और बिना टिकट लिए ही रायपुर की ट्रेन में चढ़ गया क्योंकि उसे डर था कि अगर वह टिकट लेने जाएगा तो शायद सीसीटीवी कैमरे में भी आ सकता था। इसके बाद जब ट्रेन रायपुर स्टेशन पहुंचती है तो उसने अपने चेहरे को गमछे से ढक लिया। रेलवे स्टेशन के बाहर निकलकर उसने एक ऑटो रिक्शा लिया और फिर शाम लगभग 4 बजे के आसपास का समय रहा होगा, वह एक कोरियर ऑफिस पर पहुंचा। कोरियर ऑफिस के पास पहुंचकर उसने पार्सल और एड्रेस ऑटो ड्राइवर को दिया और उसने कहा कि यह पार्सल इस एड्रेस पर भेजना है। ऑटो ड्राइवर पूजीलाल से पार्सल और एड्रेस लेकर चला गया जबकि पूजीलाल मेहर ऑटो में ही बैठा हुआ था। लेकिन जब ऑटो ड्राइवर ने अंदर जाकर कहा कि वह एक पार्सल भेजना चाहता है तो कोरियर वालों ने उससे पूछा कि इस पार्सल में क्या है और जवाब न जानने के कारण ऑटो ड्राइवर वापस आ गया। उसने पूजीलाल से कहा कि वह लोग पूछ रहे हैं कि इस पार्सल में क्या है। इस बात से पूजीलाल गुस्से में आ गया। वह पार्सल को लेकर वहां से चला गया। इसके बाद पूजीलाल ने थोड़ी दूर पैदल चलकर दूसरा ऑटो लिया और ऑटो ड्राइवर से कहा कि उसे दूसरे कोरियर ऑफिस पर जाना है और फिर वह स्काई किंग कोरियर ऑफिस पर गया। पूजीलाल ने इधर उधर देखा तो उसे वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वह ऑटो से उतरता है और अपने चेहरे से गमछा हटाकर जल्दी से ऑफिस के अंदर चला गया। उसने पार्सल भेजने के लिए दिया लेकिन वहां पर भी यही पूछा गया कि इस पार्सल में क्या है। पूजीलाल मेहर ने उन्हें बताया कि इस पार्सल में मिठाई है। लेकिन अजीब बात यह है कि कोरियर वालों ने भी उसका विश्वास कर लिया था। पार्सल को उसके फर्जी नाम राम कृपाल सिन्हा के नाम से बुक कर दिया गया और सीमा साहू के घर में भेज दिया गया। पार्सल भेजने के बाद वह तुरंत ही अगली ट्रेन से वापस अपने घर पर आ गया। इसके बाद अगला दिन भी उसके लिए बिल्कुल ऐसा ही नॉर्मल था जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। पूजीलाल मेहर कॉलेज जाने लगा और उस पर किसी को शक ना हो इसके लिए उसने शेखर की शादी में जाकर उन्हें लंबी उम्र की शुभकामनाएं भी दी थी। इधर वह पार्सल 20 फरवरी को शेखर साहू के घर पर पहुंच गया था, लेकिन उस दिन उसके घर में रिसेप्शन पार्टी थी, इसलिए 20 फरवरी को पार्सल वापस लौट गया। और फिर 3 दिन बाद यानी कि 23 फरवरी 2018 को जब रानी किचन में खाना बना रही थी तभी वह पार्सल डिलीवर कर दिया गया था, जिसकी वजह से यह वारदात हुई। इसके बाद पूजीलाल मेहर शेखर साहू के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ और इस तरह से पूजीलाल मेहर ने अपराध को स्वीकार भी कर लिया था। उसके खिलाफ अब काफी सबूत थे, जिसमें कोरियर बिल की वह स्लिप जो कि शेखर के घर पर भेजी गई थी
और एएसपी को भेजा गया वह लेटर भी एक अहम सबूत था। इसके बाद पूजीलाल मेहर के दिए गए बयान और सबूतों के आधार पर 24 फरवरी 2018 को उड़ीसा क्राइम ब्रांच पुलिस ने पूजीलाल मेहर के खिलाफ चार्जशीट तैयार करके उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। हालांकि यह मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है और पूजीलाल मेहर भी फिलहाल जेल में है। इधर रानी भी धीरे धीरे ठीक होती जा रही थी। वह हॉस्पिटल से अपने ससुराल आ गई थी। शादी के केवल 5 दिन बाद ही वह रानी, जिसने अपने पति को खो दिया था, उसने कहा कि शेखर ही उसका पहला और आखिरी प्यार था। रानी का कहना था कि वह दूसरी शादी नहीं करेगी। यानी विपिन शेखर साहू के चले जाने के बाद अब रानी शेखर साहू के माता पिता के साथ ही रहती है। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा लाइक करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।